हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 28 फरवरी 2024 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है दोस्तों। और रोज़ की तरह ही स्टैटिक जीके के रिवीजन पॉइंट भी लास्ट में रखे गए हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि करौली में लौह अयस्क के बड़े भंडार पाए गए हैं, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है स्थित है राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान में है करौली। तो करौली राजस्थान में है और यहीं पर जो है बड़े भंडार पाए गए हैं करौली में। आइए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। दोस्तों राजस्थान में करौली है और यहीं पर जो है अयस्क के बड़े भंडार पाए गए हैं। करौली में जो है करौली में ही हिंडन के पास जो क्षेत्र हैं जिसे खोड़ा, दादरौली और टोडपुरा और लिलोटी, यहाँ पर 840 मिलियन टन से अधिक लौह अयस्क पाया गया है। लौह अयस्क के जो अयस्क हैं वो है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, ये दोनों यहाँ पर पाए गए हैं। याद रखिएगा, लौह अयस्क जो है वो इस्पात उद्योग के साथ साथ कोयला ढुलाई और लौह मिश्र धातु सहित जो है कई उद्योगों को कच्चा माल बहुत आसानी से मिल जाएगा इसमें, तो याद रखिएगा। अब दोस्तों आइए बात करते हैं लौह अयस्क जो होते हैं वो 4 प्रकार के हैं। तो एक है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट और सीडेराइट, ये है लौह अयस्क के प्रकार। लौह अयस्क के कुल जो भंडार का लगभग जो है 95 जो प्रतिशत है वो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और जो दोस्तों तेलंगाना राज्यों से में स्थित है। तो 95% इतने राज्यों में जो है लौह अयस्क के भंडार स्थित हैं, तो याद रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है कि अरुणाचल प्रदेश का 38वां राज्य दिवस कब मनाया गया है? तो जो अरुणाचल प्रदेश है इसका जो 38वां जो है राज्य दिवस मनाया गया है वो 20 फरवरी को मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, 20 फरवरी, याद रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश का जो राज्य दिवस है वो प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को जो है 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा आपसे पूछे कब मिला है, तो वो मिला है 20 फरवरी 1987 को मिला है। और बता दें कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो 21 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश बना था। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर। राज्यपाल आपसे पूछे तो है केवल त्रिविक्रम परनाइक, यहाँ के जो हैं राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। विधानसभा की यहाँ पर 60 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट और लोकसभा की यहाँ पर 2 सीटें हैं, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का जो राजकीय पशु है दोस्तों वो है मिथुन या बोले जो है गयाल, जो है यहाँ का जो है राजकीय पशु है। और पक्षी की मैं बात करूँ तो ये ग्रेट इंडियन हार्निवल यहाँ का जो है पक्षी है। और अरुणाचल प्रदेश का जो राजकीय फूल की बात करें तो द्रौपदी माला यहाँ का राजकीय फूल है। और राजकीय वृक्ष जो है वो होलांग यहाँ का राजकीय वृक्ष है। तो ये था जो है अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो याद रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऋतुराज सिंह का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो ये है ऋतुराज सिंह दोस्तों, और इनका निधन हो चुका है। और ऋतुराज सिंह एक अभिनेता थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋतुराज सिंह एक अभिनेता हैं और इनका जो है दोस्तों निधन हो चुका है।
आइए बात करते हैं इनके बारे में। और इनका जो है दोस्तों वो 59 वर्ष की आयु में दोस्तों इनका निधन हो चुका है। और ये जो है कार्डियक अरेस्ट के कारण इनका निधन हो चुका है। और ये जो है टेलीविज़न बोले या सिनेमा और वेब सीरीज में जो है इन्होंने प्रदर्शन किया था। तो ये थे जो है ऋतुराज सिंह के बारे में थोड़ा सी जानकारी, याद रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर हाल ही में हुए निधन के बारे में। तो अभी हाल ही में जो है सेबेस्टियन पिनेरा का निधन हो चुका है। और ये जो है चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे। अगर आपसे पूछे कि कश्मीरी कवि और पत्रकार जो थे उनका नाम है फारूक नाजकी, इनका भी निधन हो चुका है। जो चंपक लक्ष्मी है इनका भी निधन हो चुका है। और ये एक इतिहासकार हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे भी आपसे कभी पूछ सकता है कि आर जो है चंपक लक्ष्मी किससे संबंधित, तो ये एक इतिहासकार हैं। और डॉक्टर प्रभा अन्ने, इनका संबंध किससे है, तो एक शास्त्रीय गायिका हैं और इनका भी निधन हो चुका है। बीनू इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बीनू एक फिल्म निर्माता हैं, इनका भी आप निधन हो चुका है। और क्रिश्चियन जो ओलिवर है हॉलीवुड एक्टर हैं और इनका भी निधन हो चुका है। अब दोस्तों आइए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व सामाजिक जो न्याय दिवस है दोस्तों वो 20 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। और इसी दिन मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश की स्थापना दिवस भी मनाई जाती है। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है वो 20 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। आइए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो हर साल जो है 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। और 2024 में जो इसकी थीम है वो है अंतर, पाटना और बनाना और गठबंधन, इसकी थीम है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में जो है घोषित किया है। तो 2007 में घोषित किया गया है 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में। और अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है जिसको बोलते हैं ILO ने 10 जून 2008 को निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है को घोषणा को अपनाया। तो ये जो है अपनाया जो है 10 जून 2008 को ILO, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दूसरे हैं, थोड़ा सा जो है टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर क्वेश्चन ये होना चाहिए कि दोस्तों खजुराहो जो है नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो, याद रखिएगा। क्या बोल रहे हैं मैंने, खजुराहो। और नृत्य समारोह भी बोल सकते हैं, समारोह, ठीक है। खजुराहो नृत्य समारोह कहाँ मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है जो है मध्य प्रदेश में। तो जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। खजुराहो नृत्य समारोह कहाँ मनाया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो में 200 जो है 50वां अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह 2024 की शुरुआत हुई है। और ये जो समारोह है ये 20 फरवरी से 26 फरवरी तक वहाँ पर चला है। और इसमें लगभग 1500 से अधिक कलाकार एक साथ एक मंच पर और एक ताल में जो है कथक पेश करेंगे। मतलब ये है मैं कथक पेश किए हैं जिसे गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कराने के लिए कोशिश की जाएगी इसे, तो याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर खजुराहो जो नृत्य महोत्सव है इसकी शुरुआत की बात करते हैं। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो 1975 में इसकी शुरुआत होती है। और हर साल मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इस समारोह को जो है आयोजन करवाया जाता है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कथक के बारे में। तो कथक जो है नृत्य यह मुख्य रूप से उत्तरी भारत में किया जाता है।
और यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। तो जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें में से एक है कथक, याद रखिएगा। और दोस्तों भारत में जो है 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। प्रमुख कथक जो नर्तक हैं वो हैं बिरजू महाराज, सितारा देवी, पंडित लक्ष्मण जो अच्छन महाराज भी हैं और पंडित शंभू महाराज हैं। ये सभी जो है वो कथक नृत्य से संबंधित हैं, याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख महोत्सव के बारे में, क्योंकि महोत्सव का क्वेश्चन है तो महोत्सव के बारे में हम जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में ही कूनो वन महोत्सव मनाया गया है। अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव तो ये हरियाणा में मनाया गया है। और 50वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात करें तो ये जो मनाया गया है 50वां, ये वो 54वां है दोस्तों, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये मनाया गया है गोवा में, और गोवा में ही मनाया जाता है, याद रखिएगा। लेवेंडर फेस्टिवल की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर का है फेस्टिवल, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है ये लेवेंडर फेस्टिवल। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आपसे पूछें कि कार्बन जो है क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो कोलकाता का है। मोनलम चेनमो जो महोत्सव है ये लेह का है। और माघी मेला उत्सव जो है ये पंजाब का है, माघी मेला। और ताज महोत्सव ये आगरा का है, ताज महोत्सव, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल के लिए कितने रुपए की खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। तो ये दोस्तों दी है कितने रुपए की, तो 8 जो है 84,560 करोड़ की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 84,560 करोड़, याद रखिएगा। आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये जो रक्षा खरीद जो परिषद ने सशस्त्र बलों और तटरक्षक बलों की क्षमताएं बढ़ाने के लिए 84,560 करोड़ रुपए के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। प्रस्तावों में जो होगा नई पीढ़ी के जो एंटी टैंक माइंस हैं और एयर डिफेंस जो है टैक्टिकल कंट्रोल रडार हैं और हैवी वेट जो टारपीडो हैं और जो है मीडियम रेंज जो मैरीटाइम जो टोही हैं और फ्लाइट रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट जो है की खरीद यहाँ पर शामिल की जाएगी। ये जो पैसा जो पास किया गया है इसके प्रस्ताव के लिए, तो याद रखना। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ भारतीय तटरक्षक बल के बारे में। तो भारतीय तटरक्षक बल जो आईसीजी है, आईसीजी की स्थापना जो हुई इंडियन कोस्ट गार्ड, याद रखना, इंडियन कोस्ट गार्ड इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना 1 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना होती है। समुद्री जो माल की तस्करी को रोकने के लिए भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की गई है। तो जो समुद्री जो माल की तस्करी रोकने के लिए इसकी स्थापना की जाती है, कब, 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। और यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शक्तिशाली तटरक्षक बल है, चौथा है, और जिसके महानिदेशक हैं राकेश पाल, इसके महानिदेशक हैं, तो याद रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों के बारे में। तो अर्धसैनिक बलों के जो प्रमुख हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर तो दोस्तों बात करते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के बारे में। अगर आपसे पूछे कि एसएसबी के महानिदेशक कौन है तो आपको राइट आंसर क्या होगा, दलबीर सिंह चौधरी हैं। और बीएसएफ के महानिदेशक यह है नितिन जो है अग्रवाल हैं। और सीआरपीएफ के महानिदेशक वो है अनीश दयाल सिंह। जो है सीआईएसएफ के आपसे पूछे तो वो है नीना सिंह, नीना सिंह है सीआईएसएफ के महानिदेशक। अगर आपसे पूछे एनएसजी के महानिदेशक तो वो है एमए गणपति हैं, एनएसजी के महानिदेशक। और एसपीजी के महानिदेशक यह है आलोक शर्मा, तो याद रखिएगा। और भी हैं, याद रखना। अगर आपसे पूछे आईटीबीपी के महानिदेशक कौन हैं तो हैं राहुल रसगोत्रा हैं। और एनसीसी के हैं गुरबील पार सिंह जो कि 34वें नंबर के हैं। और आपसे पूछे आईसीजी के महानिदेशक कौन हैं तो राकेश पाल हैं जो कि 25वें नंबर के हैं। और एनडीआरएफ के जो महानिदेशक हैं वो अतुल करवाल हैं। तो ये थे अर्धसैनिक बलों के प्रमुख जो
हैं उनके बारे में मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपसे पूछा गया है कि भारतीय फुटबॉल टीम की फीफा रैंकिंग किस स्थान पर पहुंच गई है। तो ये दोस्तों जो पहुंच गई है, यह पहुंच गई है 117वें स्थान पर। तो जो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय फुटबॉल टीम की जो फीफा रैंकिंग है उसमें जो 117वें स्थान पर पहुंच गई है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों भारतीय फुटबॉल और राष्ट्रीय टीम नवीनतम फीफा रैंकिंग में 15 स्थान जो है गिरकर दोस्तों 117वें स्थान पर आ गई है, जो कि पिछले 7 वर्षों में सबसे निचला स्थान रहा है। और 21 दिसंबर 2023 को जारी रैंकिंग में भारत जो है 102वें स्थान पर रहा है। तो जो 21 दिसंबर 2023 में ये 102वें स्थान पर रहा, जो कि 15 स्थान नीचे आया है। तो याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आइए बात करते हैं यहाँ पर फुटबॉल से संबंधित जो ट्रॉफी है एक बार दोस्तों देख लेते हैं। रोवर्स कप की बात करें तो ये भी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप और मारडेका कप, ये सभी दोस्तों फुटबॉल के कप हैं। तो याद रखिएगा। अब दोस्तों आइए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि केंद्र सरकार ने परिवहन उद्योग में किसके उपयोग के लिए पायलट जो है कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये पायलट कार्यक्रम याद रखिएगा, कौन सा कार्यक्रम, पायलट कार्यक्रम शुरू किया है। तो किसके जो सो उपयोग के लिए, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रीन जो है हाइड्रोजन के लिए जो है पायलट कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने जो है परिवहन क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग के लिए पायलट के लिए आदेश जारी किया है। और यह कार्यक्रम जो है 4 पहिया वाहनों, बसों, ट्रकों में ईंधन जो है के रूप में हरित हाइड्रोजन के उपयोग से संबंधित है ये। और वित्तीय वर्ष 2025-26 तक यह योजना का जो कुल बजट लागत है वो है 496 करोड़ रुपए के साथ जो है लागू की जाएगी। तो ये 24 और 25-26 में जो है ये योजना है जो कुल बजट लगभग है 496 करोड़ रुपए के साथ ये लागू की जाएगी। याद रखिएगा। अब दोस्तों आइए बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। ग्रीन जो हाइड्रोजन है वो नवीनीकरणीय बिजली का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा जो है उत्पादित हाइड्रोजन जो है ये है ग्रीन हाइड्रोजन। याद रखिएगा। आइए दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है और बोला है कि 20 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है। याद रखिए इंपॉर्टेंट है, पहली भारतीय जो कंपनी बनी है वो बनी है RIL। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना। आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो रिलायंस जो इंडस्ट्रीज लिमिटेड है RIL जो है वो 20 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण सहित जो है हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। और कंपनी का जो बाजार मूल्यांकन है बढ़कर जो हो गया है वो इतना हो गया है। याद रखिएगा इतने करोड़ रुपए हो गया है। अब दोस्तों आइए बात करते हैं यहाँ पर कुछ रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है लिमिटेड है इसके बारे में बात करते हैं। स्थापना इसकी होती है 1958 में। मुख्यालय जो है वो मुंबई में है और इसके जो संस्थापक हैं वो धीरू भाई अंबानी हैं और अध्यक्ष जो है वो मुकेश अंबानी हैं। और दुनिया भर में 7वीं सबसे बड़ी ये कंपनी है। तो दुनिया भर की 7वीं सबसे बड़ी ये कंपनी है। याद रखिए, याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और आपसे पूछा है कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ष का जो सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार है वो दिया गया है किस बैंक को, तो वो दिया गया है साउथ इंडियन बैंक को।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। तो 9वें IBA वार्षिक बैंकिंग दोस्तों प्रौद्योगिकी सम्मेलन में साउथ इंडियन बैंक को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये जो पुरस्कार है साउथ इंडियन बैंक के जो MD और CEO हैं, जिनका नाम है PR शेषाद्री ने प्राप्त किया है। तो PR शेषाद्री को ये दिया गया है। दोस्तों यह साउथ, अब इंडियन बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो साउथ इंडियन बैंक जो है एक निजी क्षेत्र का एक प्रमुख बैंक है, जिसका मुख्यालय केरल के त्रिशूर में स्थित है। और अध्यक्ष जो हैं वो हैं BJ कुरियन, इसके अध्यक्ष हैं साउथ इंडियन बैंक के। और MD और CEO जो हैं वो PR शेषाद्री इसके MD और CEO हैं इस बैंक के, याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का जो है करंट अफेयर की क्लास। अब हम बात करते हैं स्टैटिक GK के बारे में, इसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। तो आपसे पूछे अगर भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? जो प्रेस की स्वतंत्रता से जो संबंधित अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 19, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आप अगर पूछे आपसे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। जो प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला जो विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ है? तो यह है माउंटबेटन योजना के तहत। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। दोस्तों याद रखना, अगर आप हमको ये बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है वायसराय कौन था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो यह था शिक्षा से। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे राम मनोहर लोहिया। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो यह देख सकते हैं प्रस्तावना में। तो दोस्तों ये था स्टैटिक GK का रिवीजन। कल हमने आपसे पूछा था क्वेश्चन कि असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर था रंजन गोगोई। ऑप्शन नंबर जो इसका था D इसका राइट आंसर था, दोस्तों याद रखना। दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है आपसे कि 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों कि आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सभी दोस्तों को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत।